हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित आईएएस। 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसदीय गतिरोध। आप सभी ने देखा कि संसद का शीतकालीन सत्र पिछले 15 साल में सबसे कम कामकाज वाला रहा। दरअसल विमुद्रीकरण पर बहस वोटिंग वाले नियम के तहत हो या बिना वोटिंग वाले नियम के तहत हो, दोनों ही पक्ष इस पर अड़े रहे और शीत सत्र समाप्त हो गया। यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ हो सकती है, जो प्रीलिम्स परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो है लोकसभा के ये दो नियम 184 और नियम 193। दरअसल संसद में जब चर्चा होती है तो चर्चा होने के बाद जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है उस पर वोटिंग हो या ना हो, तो नियम 184 ये कहता है कि अगर इस नियम के तहत चर्चा की जा रही है तो बाद में वोटिंग का प्रावधान है, यानी कि बाद में वोटिंग कराई जाएगी। नियम 193 के तहत अगर चर्चा हो रही है तो उसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। ज़्यादातर विपक्षी दल चाहता है कि चर्चा के बाद वोटिंग हो, तो वो नियम 184 के तहत चर्चा कराना चाहता है, और जो सत्ताधारी दल होता है वो नियम 193 के तहत चर्चा कराना चाहता है। ये सत्र इतना निराशाजनक रहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भगवान के लिए आप लोग अपना काम कीजिए। संसद के परिचालन में धन का भी व्यय हुआ और जो विधायी कामकाज होने थे उनमें भी देरी हुई। केवल इस पूरे सत्र में केवल और केवल मात्र 2 बिल ही पास हो सके। एक जो बात आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी जो हमारे काम की है, वो है कि एक तरफा संचार माध्यम हो। एक तरफा संचार माध्यम क्या होते हैं? जैसे ये सोशल मीडिया, उसमें आदमी एक अपनी साइट से कुछ भी पोस्ट कर देता है और दूसरे पक्ष की उस बारे में क्या राय है वो नहीं जान पाते, तो इस तरह के माध्यम को एक तरफा संचार माध्यम, जैसे सोशल मीडिया, राजनीतिक रैलियाँ एटसेट्रा आदि ने लोकतांत्रिक जवाबदेही को बहुत हद तक प्रभावित किया है। तो हम ये समझेंगे कि ये कैसे लोकतांत्रिक जवाबदेही को प्रभावित करते हैं। दरअसल अभी हाल ही में कुछ ऐसा चलन हुआ है कि ज़्यादातर नेता या उनको कुछ भी जनता से कहना होता है वो ट्वीट कर देते हैं या अपनी रैली में कहते हैं। वो उस बात को संसद में नहीं कहना पसंद करते। इसके निगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? संसद में अगर कोई बात कही जाती है तो वहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद होते हैं। तो पक्ष अपना पक्ष रख देते हैं और विपक्ष वाले उस पर अपनी राय रख देते हैं। तो जनता इनकी दलीलों को सुनकर इनमें से कौन ठीक है अपनी एक राय कायम कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ट्वीट करके या कहीं रैली में कुछ भी बोलते हो तो उससे जनता को जो दूसरा पक्ष है उसको वो नहीं सुन पाती है और उसकी जो आम राय है सीमित हो जाती है। और इसकी क्या हानियाँ होती हैं? अगर आप कहीं भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोलते हो तो वो संस्थागत रिकॉर्ड में नहीं जाता। आप सभी जानते हैं कि संसद की जो कार्यवाही है वो सब लिखित में होती है और वो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आप सब जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो क्या क्या चर्चाएं हुई। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो भी कई बार जो संवैधानिक चर्चा थी उसका सहारा लेके किसी भी प्रावधान का क्या उद्देश्य था इसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कहीं भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोलते हो तो वो संस्थागत रिकॉर्ड नहीं होता और उससे भावी पीढ़ी को लाभ नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी हम पिछली चर्चाओं के माध्यम से कुछ सीखते हैं, ऐसे ही जो आने वाली पीढ़ी है वो सब नेताओं के ट्विटर अकाउंट से तो नहीं पड़ेगी। उसके लिए सब कुछ संस्थागत रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये चीज़ आगे जाके भावी पीढ़ी को लाभ मिलता है। तो अगर ये इशू आगे जाके डेवलप होता है तो इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये काफ़ी काम की बात है कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया, वो लोकतांत्रिक जवाबदेही को किस प्रकार से कम करते हैं। अगर कभी मुद्दा डेवलप हो जाए, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आपने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरे एक सत्र में बस यही निर्धारित करने में लगा रहा कि चर्चा का तौर तरीका कैसा हो, किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। इसने पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब अगर संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होता है तो उसकी निगेटिव इफेक्ट क्या है? सबसे पहला निगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं कुछ इस तरह से काम करती हैं कि अगर एक संस्था अपना रोल कम कर देती है या अपने रोल को ठीक से नहीं निभा पाती है तो बाकी की संस्थाएं ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है, अक्सर आईएएस की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, वो है न्यायिक सक्रियता। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं अपना काम नहीं करती हैं तो ऑटोमेटिकली न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। अगर लोगों की संसदीय व्यवस्था में विश्वास कम होगा या ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी की संस्थाएं सक्रिय हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो नकारात्मक तत्व हैं वो भी अधिक प्रबल हो जाते हैं। जैसे कुछ इस तरह के तत्व हैं जो संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र इसको नहीं मानते, जैसे कि नक्सलवाद। उनको लगता है कि जो उनकी विचारधारा है वो लोकतंत्र से अधिक बेहतर है।
अगर हम उनको इस तरह के उदाहरण देंगे कि पूरा का पूरा सत्र बस इसी चर्चा में ख़त्म हो जाए कि हम किसके तहत डिबेट करें, तो उनकी विचारधारा से जो लगाव है वो और अधिक प्रबल हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईएएस की परीक्षा में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हम देख चुके कि हमको 2 नियम याद रखने हैं। 184 इसमें चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है, 193 इसमें चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और चूंकि संसदीय व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह लगा है तो पूरा संसदीय व्यवस्था आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के जो ये क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे आपने देखा कि लोकतांत्रिक जवाबदेही कैसे प्रभावित करता है, या अगर संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम हो जाता है तो उस पर किस तरह के प्रभाव होंगे। ये सारी चीज़ें मतलब एज इट इज़ नहीं, लेकिन अगर ये डेवलप होती हैं तो मेंस में पूछी जा सकती हैं। प्रीलिम्स में ये 2 नियम और संसदीय व्यवस्था से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है, उसके क्या दोष होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, और संसदीय व्यवस्था की राष्ट्रपति व्यवस्था से पूरी की पूरी तुलना। इस टॉपिक को हमने बड़ा इसलिए भी किया है जिससे हम आपको ये समझा सकें कि आईएएस की तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए और किस तरह से किसी मुद्दे को आप डेवलप कर सकते हो। अब आपने न्यूज़पेपर में संसदीय व्यवस्था के बारे में कुछ बातें सुनी, तो आपको करना चाहिए था कि आप संसदीय व्यवस्था को पूरा डिटेल में पढ़ते। प्रीलिम्स में कहाँ क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, मेंस में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इस लेक्चर को देख के आप उस पैटर्न को भी समझ पाएंगे। समझते हैं संसदीय व्यवस्था। ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं दरअसल इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप समझते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका। ये लॉ मेकिंग बॉडी है जो विधि निर्माण का काम करते हैं और ये उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर ये बताता है कि जो व्यवस्था है वो संसदीय है या राष्ट्रपति। अगर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तब उस व्यवस्था को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। जैसे कि भारत में है, भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक उत्तरदायी होता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो पूरी के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव विधायिका में पास हो जाए तो पूरी की पूरी कार्यपालिका को सामूहिक उत्तरदायी लेना होता है। राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, कार्यपालिका सेपरेट होती है और विधायिका सेपरेट होती है। एक ये कि संसदीय व्यवस्था का एक विशेषता है कि इसमें दोहरी कार्यकारिणी होती है। दोहरी कार्यकारिणी से मतलब एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी कार्यकारिणी हम बोलते हैं जो सिविल सेवा के लोग होते हैं, वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होते हैं और वो स्थायी होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थायी कार्यकारिणी। अस्थायी कार्यकारिणी जो ये मंत्रिपरिषद होती हैं, सब विधायिका नियम बनाती है और ये सब लोग उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो वो अस्थायी कार्यकारिणी। तो 2 तरह की कार्यकारिणी हो गई। राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, वहाँ एकल कार्यकारिणी होती है। ये सब आप जानते हैं, बहुमत के दल का शासन होता है, चुनाव होता है, उसमें जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो अपनी सरकार बनाता है, तो बहुमत के दल का शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व हम आपको बता ही चुके हैं। दोहरी सदस्यता से मतलब है कि एक व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होता है और वही व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंत्री बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। कार्यपालिका, इसमें कौन होंगे? मंत्री। हम यहाँ बात कर रहे हैं अस्थायी कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में मंत्री और उसको विधायिका सदस्य भी होने आवश्यक है। आईएएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसको अधिकतम कितने माह तक कार्यपालिका का सदस्य रखा जा सकता है। तो ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन। ये दोहरी सदस्यता मतलब वही व्यक्ति अगर कार्यपालिका का सदस्य है तो उसके लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। वो अधिकतम 6 माह तक ही ऐसा कर सकता है कि कार्यपालिका का सदस्य बिना विधायिका का सदस्य बने रह सके। यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन होता है, इस सबसे आप परिचित हैं। शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका उनकी जो शक्तियाँ होती हैं सब आपस में मिश्रित होती हैं। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका का बिल्कुल अलग काम और विधायिका का बिल्कुल अलग काम। राष्ट्रपति व्यवस्था जैसी कि अमेरिका में, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ कार्यपालिका के कार्य निर्धारित हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं, और विधायिका के कार्य बिल्कुल अलग सेपरेट निर्धारित हैं। वहाँ शक्तियों का विभेद है, यहाँ शक्तियों का सम्मिश्रण है। इसमें राजनीतिक एकरूपता होती है, इसमें राजनीतिक एकरूपता नहीं होती है।
राजनीतिक एकरूपता से तात्पर्य है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर एक ही दल के होते हैं। ज़्यादातर हमने इसलिए बोला कि जब कभी गठबंधन की सरकार होती है तो ऐसा नहीं होता है, वरना अधिकतर अगर सरकार बहुमत प्राप्त दल की होती है तो उसमें मंत्री परिषद में एक ही दल के सदस्य होते हैं, जिससे राजनीतिक एकरूपता रहती है। ये थी इनकी विशेषताएं जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं हैं या विशेषताएं हैं? जैसे कि दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, और नीचे फिर पॉइंट दे देंगे कि इनमें से कौन कौन सकते हैं, केवल A, 1 और 2। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके जो गुण या दोष हैं जो मेंस की परीक्षा में काम आ सकते हैं वो ये हैं कि जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें अस्थायी सरकार होती है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है वो तो सरकार गिर जाती है, तो सरकार अस्थायी बनी रहती है। नीतियों की निश्चितता नहीं होती। जब सरकार, आपने देखा सरकार अनिश्चित है, तो अगर सरकार तेजी से जल्दी बदलेगी तो नीतियां भी तेजी से जल्दी बदलेंगी। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है। आप ऊपर देख चुके हैं कि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के अलग अलग शक्तियों में विभाजन नहीं होता है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, तो ऐसा माना जाता है कि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो इतनी ज़्यादा कुशल नहीं होती है सरकार के संचालन में। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन होता है। यहाँ पे दरअसल होता क्या है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका चुनते हैं और उस कार्यपालिका में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जैसे भारत में IAS अधिकारी होते हैं। विधायिका अलग अपना नियम बनाने का काम करती है। अमेरिका में कुछ इस तरह की व्यवस्था है, तो कहा जाता है कि वहाँ विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन होता है। इसमें अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। अगर इसमें इतने सारे दोष हैं तो इस व्यवस्था को चुना ही क्यों गया है, तो इसमें कुछ गुण भी हैं। जैसे कि इसमें सरकार उत्तरदायी होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको गिराया जा सकता है, इसमें ऐसा संभव नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, इसमें सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पे विधायिका कार्यपालिका के मध्य टकराव होता है। अब चूंकि सरकार उत्तरदायी है तो उसकी निरंकुशता पर रोक होती है और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। ये थे संसदीय व्यवस्था के गुण जिनकी वजह से हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। लेकिन आपने हाल फिलहाल में देखा जो पूरा का पूरा सत्र विधायिका कार्यपालिका के मध्य टकराव की वजह से पूरा सत्र बेकार हो गया। तो आपने क्या देखा कि जिनको आप संसदीय व्यवस्था के गुण के रूप में देख रहे थे वो गुण भी अब गुण में बदल गए हैं कि विधायिका कार्यपालिका के मध्य आप पढ़ते थे इसमें सामंजस्य होता है, लेकिन हो क्या रहा है, विधायिका कार्यपालिका के मध्य टकराव हो रहा है। पूरा का पूरा सत्र उस टकराव से निकल गया। अगर टकराव ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो निरंकुशता पर रोक लगना संभव नहीं है। सरकार एक तरफा फैसले लेगी, जो विधान के कार्य हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, बस उन पर बहस होना बंद हो जाएगी और सरकार उत्तरदायी भी नहीं रहेगी। तो पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था पे प्रश्न लग जाएगा, और संसदीय व्यवस्था पे प्रश्न लगेगा तो किस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। आपने देखा जो अन्य संस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी। जो नकारात्मक तत्व हैं जो संसदीय व्यवस्था को बदलना चाहते हैं उनको अधिक बल मिलेगा। तो ऐसे में आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहली बात, ऑप्शन 1 कि संसदीय व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था में बदला जाए। इसके लिए हम आपको बता दें कि संविधान की समीक्षा के लिए जो आयोग बने हैं या जितनी भी तरह की बार बार सुप्रीम कोर्ट ने आदि ने व्याख्या की है, सबने संसदीय व्यवस्था को सही माना है। दूसरा ऑप्शन है कि संसदीय व्यवस्था में सुधार। हम आपको राय देंगे कि कभी भी आप ये ना कहें कि संसदीय व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, उसकी जगह राष्ट्रपति व्यवस्था लाई जाए, ऐसा आप कभी भी नहीं कहेंगे। आप जब भी वकालत करेंगे तो वो संसदीय व्यवस्था की करेंगे और आप कहेंगे संसदीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। आपने देखा कि संसदीय व्यवस्था में इतने सारे गुण हैं, अब अगर वो ठीक से नहीं काम कर रही है तो हमें कुछ ऐसे उपाय सुझाने होंगे वो ठीक से काम करने लगे। तो हमने यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के उपायों की चर्चा की है। दरअसल ये जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसको जब अपनाया गया था तो देश की जनसंख्या बहुत कम थी और गिनी चुनी संख्या में पार्टियां थीं, तो उनमें आम राय बनाना, सामंजस्य बनाना काफ़ी सरल होता था। अब इस तरह की आम राय बनाना बहुत मुश्किल है, पार्टियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। जो भारतीय संसद है वो अभी भी बहुत पुराने कायदे कानून के आधार पर काम कर रही है, जहाँ से हमने लिए थे यूनाइटेड किंगडम से, यहाँ तक कि वो भी इन कायदे कानून को नकार चुके हैं। और जो इस समय वर्तमान में और लोकतंत्र हैं जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, उन्होंने अपनी विधायी संरचना में काफ़ी सुधार किए हैं तथा गैर विवेकाधीन नियमों को अपनाया है। ये गैर विवेकाधीन नियम क्या होते हैं?
ये कुछ इस तरह से होते हैं जैसे आपने देखा कि चर्चा किस मुद्दे पर हो, 184 के तहत हो नियम के या 193 नियम के तहत हो। इसके लिए हमारे पास कोई नियम ही नहीं है। ये सब कुछ जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके विवेकाधिकार पर निर्भर है। वो चाहें तो 184 के तहत करा दें या वो चाहें तो 193 के तहत करा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि अगर इतने सांसद चाह रहे हैं तो चर्चा नियम 184 के तहत हो, और अगर उससे कम सांसद चाह रहे हैं तो चर्चा नियम 193 के तहत हो, जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव के केस में होता है। इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी संसद को कुछ इस तरह के नियम बनाने चाहिए जैसे अमेरिका ब्रिटेन में बनाए गए हैं कि सबसे पहले वोटिंग नॉन वोटिंग के लिए गैर विवेकाधीन नियम पेश होने चाहिए। गैर विवेकाधीन क्यों? जिससे कि कुछ भी केवल किसी एक व्यक्ति के मन पर निर्धारित न रह जाए। जैसा आप अविश्वास प्रस्ताव में करते हो ठीक वैसा ही आप इसमें भी कर सकते हो कि अगर 50 सांसद हस्ताक्षर करते हैं तो नॉन वोटिंग चर्चा हो, और अगर 100 के हस्ताक्षर हों तो वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि संसद के हर सत्र में कुछ दिन विपक्ष पसंद के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और कुछ दिन पक्ष के पसंद के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जो संसद में हंगामा करें उनके लिए भी गैर विवेकाधीन नियम होना चाहिए। पहले से एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि अगर कोई हंगामा करता है तो एक बार हंगामा करने पे उसको एक दिन के लिए, अगर वो दूसरी बार हंगामा करता है तो पूरे सत्र के लिए उसको सदन से बाहर कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है नगद रहित अर्थव्यवस्था व साइबर चुनौतियाँ। तो अपने पिछले लेक्चर में हम नगद रहित अर्थव्यवस्था भी विस्तार से बता चुके हैं और साइबर चुनौतियाँ भी विस्तार से बता चुके हैं। यहाँ पे बस उसमें रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनको लिखा गया है, इनको आप पढ़ लेना। कुछ साइबर चुनौतियों से संबंधित 1-2 जो हमारे यहाँ पे विधान हैं, जो नियम कानून हैं, उनको लिखा गया है। अभी आप अगर केवल उनका नाम भी जान जाते हैं और इतना भी समझ जाते हैं कि वो साइबर चुनौतियों से संबंधित हैं तो इतना आपके लिए फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। धीरे धीरे करके आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। एक आपके लिए ये शब्द काम आएगा, लीजन। ये एक समूह है जिसने हाल ही में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था और जो और पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे उसकी जिम्मेदारी ली है कि ऐसा इस लीजन समूह ने किया था। और इसने ये भी कहा कि भारतीय संसद और भारतीय बैंकिंग सिस्टम इसके निशाने पर है। इसमें और हमारे काम का हो सकता है, ये कुछ नियम हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। सूचना तकनीक अधिनियम 2000, इसमें संशोधन किया गया 2008 में। हम आपको बता दें कि हमारे पास साइबर सुरक्षा के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, बस सूचना तकनीक अधिनियम 2008। दरअसल ये बना था 2000 में, 2008 में इसमें संशोधन हुआ, तो अभी हम इसको बोल रहे हैं सूचना तकनीक अधिनियम 2008। इसके कुछ प्रावधान हैं जिनको हम साइबर सुरक्षा के कानून के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि ये जो इसमें प्रावधान किए गए हैं 2008 में, वो प्रावधान इसको और कमज़ोर कर देते हैं। कैसे? 2008 में किए गए संशोधनों से कुछ एक को छोड़कर करीब करीब सभी साइबर अपराधों को जमानत योग्य बना दिया गया है। ये अपराध जमानत योग्य हैं। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ करते हो तो बाद में उसको जमानत मिल जाती है, और जब वो जेल से बाहर होता है तो वो पूरी की पूरी जाँच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। और ऐसा देखा भी गया है कि 2008 के संशोधन के बाद से सज़ा दिए जाने के मामलों में खासी कमी आई है। बाकी डिटेल आप इसमें पढ़ लेंगे, सब विस्तार से लिखा गया है। हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, चुनाव सुधार। चुनाव सुधार में कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है जो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है वह ये कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की सीमा कम करने को कहा है। चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अज्ञात स्रोतों द्वारा मिलने वाले 2000 रुपये से ऊपर के चंदे को लेने पर पाबंदी लगा दी जाए। इसका मतलब वो 2000 से ऊपर का चंदा तो ले सकते हैं, लेकिन अज्ञात स्रोतों से नहीं ले सकते। अभी हाल फिलहाल में कानून क्या है, आयकर कानून की इस धारा के अनुसार राजनीतिक दलों की उनकी आय को टैक्स से छूट है। नंबर 1 कि राजनीतिक दलों की आय को टैक्स से छूट है, ठीक। नंबर 2, वो अज्ञात स्रोतों से 20,000 रुपये तक धन ले सकते हैं। ये 2 प्रावधान है। इसमें चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश की है? 2 प्रावधान है, नंबर 1 टैक्स से छूट और नंबर 2 अज्ञात स्रोत से 20,000 रुपये तक का चंदा। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो अज्ञात स्रोत से 20,000 रुपये की राशि है चंदे की, इसको घटा के 2,000 किया जाए कि अज्ञात स्रोत से आप केवल 2,000 रुपये ले पाएँ। एक जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी हैं, उन्होंने बताया कि
निर्वाचन आयोग में 1900 से ज़्यादा राजनीतिक दल नामांकित हैं, जिनमें से 400 से अधिक ने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा है। फिर ये 400 से अधिक दल बनाए क्यों गए हैं? तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की ये दल काले धन को सफ़ेद करने के लिए बनाए गए हैं। ये काले धन को सफ़ेद कैसे करते होंगे? मान लिया किसी का ब्लैक मनी है, उसने 20,000 रुपये पार्टी को दे दिया। पार्टी को ये बताना नहीं है 20,000 रुपये कहाँ से आया, क्योंकि वो 20,000 तक अज्ञात स्रोत से ले सकती है। अब पार्टी इसको अपने फंड में दिखा सकती है, क्योंकि पार्टी को इस पर कोई टैक्स भी नहीं देना है। तो ये पैसा इंडियन इकोनॉमी में शो होने लगा और इस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया गया, और ना इन्होंने टैक्स दिया था ना पार्टी ने टैक्स दिया। तो ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक तरीका था। इसीलिए निर्वाचन आयोग ने ना सिर्फ इस तरह की पार्टियों पर पाबंदी लगाने की बात कही है, और साथ में ये भी कहा है कि ये जो चुनाव की राशि 20,000 रुपये है, इसको घटाकर 2,000 रुपये किया जाए। ये रिसेंट डेवलपमेंट था, लेकिन इसके साथ साथ जो और बातें चलती रहती हैं उन पर भी हम छोटा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कभी इनको डिटेल से देखेंगे। एक जो बात चलती रहती है वो RTI की, कि राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए RTI के तहत इनको लाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सभी पार्टियों का एक मत है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को RTI के तहत लाया जाएगा तो उनके सुचारू कामकाज में अड़चनें आएंगी। एक ये फैक्ट है, कभी आपके काम आ सकता है, कि जो देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी कुल आय का लगभग 70% अज्ञात स्रोत से आता है। ये फैक्ट आपको कभी ऐसे में या किसी मेंस के किसी एग्जाम में काम आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। और जो चुनाव सुधार में मुद्दे चलते रहते हैं, जिनको कभी फिर डिटेल से देखेंगे, वो है लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाएं, मतदान को अनिवार्य कर दिया जाए, और चुनाव सरकारी खर्चे पर हो। नेक्स्ट टॉपिक है कर सुधार। कर सुधार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी ने कुछ बातें कही हैं। कर सुधार में आप जब भी कुछ लिख रहे हो तो इन बातों को वहाँ पे लिख सकते हैं। ये मेंस के एग्जाम में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारे कर कानून पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। इससे क्या होता है, कर अधिकारियों को अपने हिसाब से फैसला लेने की काफ़ी गुंजाइश होती है। इसका मतलब वही जो आपने अभी देखा कि लोकसभा अध्यक्ष को विवेकाधिकार, वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। तो कानून ठीक से परिभाषित ना होने से कर अधिकारियों को भी इस तरह की शक्तियाँ मिल जाती हैं कि वो अपने विवेक के अधिकार पर फैसला ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कर कानूनों को सरल बनाना होगा और करों में छूट का चलन खत्म करना होगा, ताकि कर अधिकारियों को अपने हिसाब से नियमों की व्याख्या करने की कोई संभावना ना रहे, और इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। ये कुछ 2-3 लाइन है, आप इसको टैक्स रिफॉर्म के लिए नोट करके रख सकते हैं, ये आपको काम आ सकती हैं। एक जो चीज़ प्रीलिम्स में काम आ सकती है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या यूनिवर्सल हेल्थ केयर। पूछा जा सकता है कि UHC क्या है। तो UHC विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया एक विकास कार्यक्रम है, जो कि एक विशेष स्वास्थ्य सेवा योजना है। इसमें किसी देश के सभी नागरिकों को कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी मिटाना और सभी को एक समान विकास के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें होता क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं के मानक के रूप में प्रत्येक देश के 4 क्षेत्रों की 16 सुविधाओं को लिया गया है। इसमें कुछ प्रमुख सुविधाएं हैं, जैसे प्रजनन, माताओं व नवजातों का स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियां, असंक्रामक बीमारियां, ये सब। ये एक पोर्टल बनाते हैं जिसमें इन सेवाओं के आधार पर सभी देशों को रैंक दी जाती है, जिसमें भारत की रैंक है 74, जो कि बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। इससे अलग कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो ऐसे लिखते समय या मेंस में स्वास्थ्य पे कोई क्वेश्चन लिखते समय आपके काम आ सकते हैं। वो ये है कि केवल 3% महिलाओं को ही प्रसव पूर्व सुविधा उपलब्ध है, तथा केवल 19.5% महिलाओं को ही डॉक्टरी सेवा उपलब्ध है, और प्रति 1 लाख व्यक्ति पर उपलब्ध डॉक्टर की संख्या केवल 70 है। प्रति 1 लाख व्यक्ति पर उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या केवल 2 है। और ये सब कुछ हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, यानी कि हमको बोलना चाहिए कि भारत में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या 70, सर्जन की संख्या 2, और जो उपलब्ध बिस्तर हैं यानी कि अस्पताल में बेड हैं उनकी संख्या केवल 6 है। नेक्स्ट न्यूज़ है इनसैट 3DR। अभी 16 दिसंबर की न्यूज़ में हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु में चेन्नई तट पर एक तूफान आया हुआ है, बरदा, और इस बरदा तूफान में पूर्वानुमान लगा लिया गया और चेतावनी जारी कर दी गई। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए 2 सैटेलाइट की मदद ली गई थी। वो 2 सैटेलाइट क्या हैं? उनके नाम हैं इनसैट 3DR और कैटसैट 1। इनसैट 3DR दरअसल क्या है? यह एक उन्नत मौसम उपग्रह है जो वातावरण की आवाज़ को ग्रहण कर सकता है और तस्वीरें भेजने में सक्षम है। कैटसैट 1 चक्रवात की जानकारी हासिल करने और भविष्यवाणी
करने में काम आता है। इन 2 नाम को आप याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने आपको बताया कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल पूछ लिया जाता है कि इनसैट 3D क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ये एक उन्नत मौसम उपग्रह है, या कह देंगे कि चक्रवात की जानकारी हासिल करने व भविष्यवाणी करने में काम आता है, और इस तरह के 2 ऑप्शन बना देंगे और दे दिया जाएगा। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे। एक छोटा सा न्यूज़ पैक जो आपको याद रखना है, स्मार्ट हेल्थ एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट। ये क्या प्रोजेक्ट है, ये भी प्रीलिम्स में आपको काम आ सकता है। द जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया हुआ है। तो पहले समझते हैं ये जो द जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ है, ये क्या है। ये एक शोध संस्थान है। इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें गरीब व ग्रामीण स्तर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। ये इस प्रोजेक्ट में करते क्या हैं, जॉर्ज इंस्टीट्यूट स्मार्ट हेल्थ प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट में नर्स, ANM आदि को एक हेल्थ किट दी जाती है जो एक टैबलेट होता है। उस टैबलेट की मदद से ये ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, शुगर इत्यादि को नापने के साथ साथ उस टैबलेट में डाटा स्टोर करते हैं, और उस डाटा से क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कि लोगों में किस तरह से चेंज हो रहा है, या जो शुगर है किस तरह से चेंज हो रहा है, और उससे भविष्य में होने वाली बीमारियों का अनुमान लगाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्मार्ट हेल्थ प्रोजेक्ट क्या है और इसको कौन चला रहे हैं। एक न्यूज़ थी जो प्रीलिम्स में काम आ सकती है, सोलोमन द्वीप समूह। आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लें, सोलोमन द्वीप समूह कहाँ है। हाल ही में यहाँ पे भूकंप आया था। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम मिलेंगे 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। नमस्कार।